सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें छोटे से गांव नूरपुर के कच्चे घरों पर पड़ रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर खेतों में पक्षी चहचहा रहे थे। इसी गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी में रहीम अपनी दो बेटियों सना और महक के साथ रहता था। गरीबी उनके घर की मेहमान नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी बन चुकी थी। अब्बू, उठ जाइए। आज भी खेतों में जल्दी जाना है। हाँ बेटी, बस उठ ही रहा हूँ। अल्लाह करे आज पूरी मजदूरी मिल जाए। रहीम हर दिन दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। कभी काम मिलता तो कभी पूरा दिन इंतजार करना पड़ता। आप ही, मुझे भी स्कूल जाना है। बस थोड़ा सा सब्र करो। महक, एक दिन तुम जरूर स्कूल जाओगी। सना खुद पढ़ नहीं सकी थी, लेकिन उसका सपना था कि उसकी छोटी बहन पढ़ लिखकर अफसर बने। रहीम अपना पुराना बेलचा उठाकर गांव के बड़े जमींदार चौधरी हमीद के खेतों की ओर निकल गया। रहीम, आज पूरा दिन नहर साफ करनी है। काम खत्म हुआ तो शाम को पैसा मिलेगा। ठीक है मालिक, मैं पूरी मेहनत करूंगा। दिन भर धूप में काम करते करते रहीम के हाथ छिल गए, कपड़े पसीने से भीग गए, लेकिन उसने एक पल के लिए भी काम नहीं छोड़ा। उधर घर पर सना पुराने कपड़े सिल रही थी ताकि कुछ पैसे कमा सके। आप ही, भूख लग रही है। थोड़ा सा इंतजार करो। अब्बू आएंगे तो आज रोटी जरूर बनेगी। शाम होने लगी। रहीम मजदूरी लेकर घर लौटने ही वाला था कि अचानक चौधरी हमीद ने उसे रोक लिया। रहीम, कल से तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन मालिक, मेरी मजदूरी। आज का हिसाब बाद में करेंगे। अब जाओ। रहीम चुपचाप वहां से चल दिया। उसकी जेब खाली थी और घर में दो बेटियां उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन रहीम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो तीनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह नूरपुर गांव में अजीब सी हलचल थी। हर गली में लोग एक ही बात कर रहे थे। सुना है चौधरी हमीद के घर से कल रात बहुत सारे पैसे चोरी हो गए। और सुना है चोर गांव का ही कोई आदमी है। रहीम को इन बातों का बिल्कुल भी पता नहीं था। वह घर के बाहर बैठा पुराने बेलचे को साफ कर रहा अब्बू, कल मजदूरी के पैसे मिले। नहीं बेटी, मालिक ने कहा बाद में देगा। था। इतने में गांव के दो चौकीदार उनके घर आ पहुंचते हैं। रहीम, तुम्हें चौधरी ने हवेली बुलाया है। मैंने क्या गलती कर दी? वहां जाकर सब पता चल जाएगा। रहीम सना के साथ हवेली पहुंच गया। वहां गांव के बहुत सारे लोग पहले से खड़े थे। रहीम, कल रात मेरी तिजोरी से 50,000 रुपए गायब हो गए। मालिक, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं। कल तुम आखिरी आदमी थे जो हवेली से निकले थे। मैं कसम खाता हूँ, मैंने एक पैसा भी नहीं लिया। चौधरी साहब, मेरे अब्बू कभी चोरी नहीं कर सकते। सबूत मिल गया है। इतना कहकर चौधरी ने एक पुराना कपड़े का थैला सबके सामने रख दिया। ये थैला रहीम का है। जब थैला खोला गया तो उसके अंदर कुछ नोट पड़े हुए थे। अरे, इसके पास पैसे मिल गए। ये पैसे मेरे नहीं हैं। किसी ने जानबूझकर ये पैसे रखे हैं। बस, बहुत हो गया। आज से तुम गांव में किसी के खेतों में काम नहीं करोगे। ये सुनकर रहीम की आंखों में आंसू आ गए। मालिक, मेरी बेटियां भूखी मर जाएंगी। ये सोचना चोरी करने से पहले चाहिए था। रहीम और सना चुपचाप घर लौट आए। महक दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। अब्बू, आप इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटी। उस रात तीनों ने सिर्फ पानी पिया। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। रात के बीच रहीम चुपचाप बाहर निकला और आसमान की तरफ देखकर दुआ करने लगा। या अल्लाह, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा दे, मेरी बेटियों को नहीं। दूर खड़ी सना अपने अब्बू की बात सुन रही थी। उसने उसी वक्त एक फैसला कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं महक की पढ़ाई भी बचाऊंगी और अब्बू का नाम भी साफ करके रहूंगी। लेकिन सना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उसे गांव के सबसे ताकतवर आदमी की एक ऐसी शर्त सुनने को मिलेगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह सना ने फैसला कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, वो अपने अब्बू का नाम साफ करके रहेगी। अब्बू, मैं चौधरी साहब से बात करने जा रही हूँ। नहीं बेटी, वहाँ मेरी बात नहीं मानेंगे। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है अब्बू। सना बिना कुछ खाए चौधरी हमीद की हवेली की तरफ चल पड़ी। हवेली के बाहर मजदूर और गांव वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे। चौधरी साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अब क्या बात रह गई? मेरे अब्बू चोर नहीं है। सबूत मिल चुका है। सबूत गलत भी हो सकता है। चौधरी कुछ देर तक सना को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है, एक शर्त पर तुम्हारे अब्बू को दोबारा काम मिल सकता है। कौन सी शर्त?
मेरे घर में नौकरानी बनकर काम करना होगा। सुबह से रात तक काम करोगी, तब जाकर तुम्हारे अब्बू को मजदूरी मिलेगी। ये सुनकर सना कुछ पल के लिए खामोश हो गई। अगर इससे मेरे अब्बू और महक की जिंदगी बच सकती है तो मुझे ये मंजूर है। इसी वक्त हवेली के कोने में खड़ा एक नौजवान ये सब सुन रहा था। उसका नाम अयान था। वह चौधरी का भतीजा था और शहर से पढ़ाई करके कुछ दिन पहले ही गांव लौटा था। चाचा जान, बिना सबूत के किसी को चोर कहना ठीक नहीं है। तुम शहर से नए आए हो, गांव के मामले में मत बोलो। लेकिन इंसाफ हर जगह एक जैसा होता है। चौधरी गुस्से में वहां से चला गया। बहन, हिम्मत मत हारना। जब घर में भूख हो तब हिम्मत टूटने नहीं देते। उस दिन से सना हवेली में काम करने लगी। सुबह पानी भरना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, आंगन साफ करना, रसोई बनाना और रात तक बिना आराम किए काम करना। दूसरी तरफ रहीम रोज गांव में काम ढूंढता, लेकिन कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। आप ही रोज इतनी देर क्यों लगा देती है? वह हमारे लिए मेहनत कर रही है बेटी। एक शाम अयान हवेली के पुराने स्टोर रूम के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि चौधरी का पुराना मुनीम जावेद चुपके से एक बोरी के अंदर नोट छिपा रहा है। ये पैसे? जावेद घबरा गया। उसने जल्दी से बोरी बंद कर दी। ये पुराने हिसाब के पैसे हैं। लेकिन अयान को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने मन ही मन सच का पता लगाने का फैसला कर लिया। अयान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस राज को वह ढूंढने निकला है, उसी राज से रहीम की बेगुनाही भी साबित होगी और गांव का सबसे बड़ा धोखेबाज भी सबके सामने आ जाएगा। अगली सुबह अयान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या वाकई रहीम बेगुनाह है? उसने फैसला कर लिया कि बिना किसी को बताए सच का पता लगाएगा। दूसरी तरफ सना रोज की तरह सुबह से हवेली का काम कर रही थी। सना, पहले आंगन साफ करो, फिर रसोई का सारा काम खत्म होना चाहिए। जी चौधरी साहब। सना बिना कुछ खाए काम करती रही। उसके हाथों पर छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत का एक शब्द भी नहीं था। उधर अयान चुपके से हवेली के पुराने स्टोर रूम में पहुंच गया। उसने वही पुरानी बोरी खोली जिसे कल जावेद छिपा रहा था। ये तो वही नोट है। हर नोट पर चौधरी की हवेली की मोहर लगी हुई थी। मतलब पैसा हवेली से ही निकला है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? जावेद तुरंत दरवाजे पर आ गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं बस पुराना सामान देख रहा था। जावेद के चेहरे पर पसीना आ गया। अयान ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना सोचा, ये आदमी कुछ न कुछ जरूर छिपा रहा है। उसी दिन शाम को सना घर लौट रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात करीम चाचा से हुई। बेटी, हिम्मत मत हारना। चाचा, कभी कभी लगता है सच बोलने वाले ही सबसे ज्यादा दर्द सह लेते हैं। लेकिन याद रखना, झूठ तेज भाग सकता है पर सच ज्यादा दूर तक चलता है। करीम चाचा की बात सना के दिल को छू गई। अगले दिन सुबह अयान ने फैसला किया कि वो चुपके से जावेद का पीछा करेगा। जावेद हवेली से निकला और सीधा गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ की तरफ चल दिया। अयान दूर से उसका पीछा करता रहा। तभी उसने देखा जावेद किसी अनजान आदमी को पैसों की गड्ढी दे रहा था। चिंता मत करो, रहीम पर ही सबका शक रहेगा। बस किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये बात सुनते ही अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे यकीन हो चुका था, रहीम बेगुनाह है। लेकिन अभी भी असली चोर का नाम साबित करने के लिए उसके पास पक्का सबूत नहीं था। अयान ने फैसला कर लिया, अब वो जावेद को रंगे हाथ पकड़े बिना नहीं रुकेगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन सना की जिंदगी एक नए खतरे में पड़ने वाली है। अगले दिन सुबह सना हमेशा की तरह हवेली पहुंच गई, लेकिन आज हवेली का माहौल कुछ अलग ही था। सब लोग घबराए हुए थे, नौकर इधर उधर भाग रहे थे और चौधरी हमीद बहुत गुस्से में था। किसी ने गोदाम की चाबी चुरा ली है। मालिक, पूरा अनाज वाला गोदाम खुला हुआ था। सना चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बार बार हवेली में ही चोरी जैसी घटना क्यों हो रही है। इसी बीच जावेद धीरे से सना के पास आया। सना, चौधरी साहब ने तुम्हें पुराने स्टोर रूम में सफाई करने के लिए बुलाया है। ठीक है। जैसे ही सना स्टोर रूम में पहुंची, उसने देखा कि कमरा पूरी तरह खाली था। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। कौन है? दरवाजा खोलो। बाहर खड़ा जावेद मुस्कुराने लगा। आज सारा इल्जाम तुम्हारे सिर आएगा। जावेद ने चुपके से एक कपड़े की पोटली स्टोर रूम के कोने में रख दे। उस पोटली में चौधरी के गायब हुए पैसे और गोदाम की चाबी थी। कुछ ही देर बाद मालिक, जल्दी आइए, मैंने चोर पकड़ लिया। चौधरी, गांव वाले और अयान सब दौड़ते हुए स्टोर रूम की तरफ आए। देखिए मालिक, ये रही चोरी की पोटली और इस कमरे में सिर्फ सना थी।
पूरा गांव सना को देखने लगा। मुझे पहले ही शक था, बाप चोर और अब बेटी भी चोर। नहीं, ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। रहीम और महक भी खबर सुनकर हवेली पहुंच गए। आप ही चोर नहीं हो सकती। मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। सब लोग चुप थे। सिर्फ आयान की नजर जावेद पर टिकी हुई थी। उसने देखा जावेद बार बार घबराकर अपने हाथ की उंगलियों को मसल रहा था। मालिक, अगर इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं। जब सना स्टोर रूम में गई तो दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? ये सवाल सुनते ही जावेद का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे नहीं पता। आयान को अब यकीन हो चुका था, जावेद ही इस साजिश का हिस्सा है। लेकिन अभी भी उसके पास ऐसा सबूत नहीं था जो पूरे गांव के सामने सच को साबित कर सके। उसी रात आयान ने एक खतरनाक फैसला लिया। वो अकेला ही जावेद का पीछा करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न खतरे में पड़ जाए। उस रात नूरपुर गांव में गहरा सन्नाटा था। हर घर की बत्ती बुझ चुकी थी। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी कच्ची सड़कों पर पड़ रही थी। आयान चुपके से हवेली के पिछले दरवाजे के पास छिप गया। उसे पूरा यकीन था कि आज जावेद जरूर बाहर निकलेगा। कुछ देर बाद हवेली का दरवाजा धीरे से खुला। जावेद कंधे पर एक बोरी उठाए चुपके से बाहर निकला और गांव के बाहर की तरफ चल दिया। आज सच जरूर सामने आएगा। आयान बिना आवाज किए उसका पीछा करने लगा। जावेद सीधा पुरानी चक्की के पास पहुंच गया। वहां पहले से ही 2 आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। हाँ, अब पूरा गांव सना और रहीम को ही चोर समझता है। और असली पैसे सब यही हैं। कुछ दिन और रुक जाओ, फिर गांव छोड़ देंगे। ये बात सुनते ही आयान का शक यकीन में बदल गया। लेकिन उसी वक्त आयान के पैर के नीचे एक सूखी लकड़ी टूट गई। चटाक! कौन है वहाँ? तीनों आदमी एक साथ आयान की तरफ दौड़ पड़े। मुझे भागना होगा। आयान पूरी ताकत से खेतों की तरफ भागा। पीछे से जावेद और उसके साथी उसका पीछा कर रहे थे। पकड़ो उसे, ये सब कुछ सुन चुका है। आयान किसी तरह अंधेरे का फायदा उठाकर बच निकला। सुबह होते ही वह सीधा रहीम के घर पहुंच गया। आयान जी, आप इतनी सुबह? मुझे यकीन हो गया है। सच कह रहे हो बेटा। तुम्हारे अब्बू बेगुनाह हैं। हाँ, लेकिन अभी मेरे पास इतना सबूत नहीं है कि पूरा गांव मान ले। तो अब हम क्या करेंगे? हम जावेद को उसी के जाल में फंसाएंगे। कैसे? कल गांव में हफ्ते का बाजार लगेगा। जावेद भी जरूर आएगा। मैं उसके सामने ऐसी बात करूंगा कि वह खुद घबराकर गलती करेगा। सना और रहीम को पहली बार लगा कि शायद अब इंसाफ मिल सकता है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जावेद उनसे एक कदम आगे निकलेगा और बाजार शुरू होने से पहले ही वे सना को हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश करेगा। अगली सुबह नूरपुर गांव में हफ्ते का बाजार लगने वाला था। हर तरफ लोग अपनी दुकान लगाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन बाजार शुरू होने से पहले ही जावेद अपनी एक और चाल चल चुका था। आज सना जिंदा रही तो मेरा राज सबके सामने आ जाएगा। जावेद ने अपने दोनों साथियों को गांव के पुराने कुएं के पास भेज दिया। वो रोज सुबह इसी रास्ते से पानी भरने आती है। जैसे ही वह आएगी हम उसे डराकर भगा देंगे। कुछ देर बाद सना मटका लेकर कुएं की तरफ चल पड़ी। आज जल्दी पानी भर लेती हूँ, फिर बाजार भी जाना है। जैसे ही सना कुएं के पास पहुंची, 2 आदमी अचानक उसके सामने आ गए। बहुत सच्चाई का नाटक करती हो। तुम लोग कौन हो? बस इतना समझ लो, आज के बाद किसी से कुछ नहीं कहोगी। दोनों आदमी सना की तरफ बढ़ने लगे। बचाओ, कोई है? उसी वक्त पास के खेत से करीम चाचा की आवाज सुनाई दी। अरे कौन है वहाँ? करीम चाचा को देखते ही दोनों आदमी भाग निकले। बेटी तुम ठीक हो? जी चाचा, अगर आप वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। सना ने पूरी बात आयान को बताई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है जावेद डर गया है, और जो आदमी डर जाता है वही सबसे बड़ी गलती करता है। बाजार शुरू हो चुका था। पूरा गांव वहां जमा आज सबके सामने एक जरूरी बात करनी है। था। चौधरी हमीद भी बाजार में आ गया। जावेद उसके बिल्कुल पीछे खड़ा कल रात मुझे असली चोर के बारे में बहुत बड़ा सबूत मिला है। था। ये बात सुनते ही जावेद के चेहरे का रंग उड़ गया। और वह सबूत मैंने एक ऐसी जगह छुपा दिया है जहां से आज शाम तक पुलिस भी उसे निकाल लेगी। ये सुनकर जावेद बुरी तरह घबरा गया। उसने सोचा अगर सच में कोई सबूत है तो मुझे उसे पहले ही मिटाना होगा। आयान असल में झूठ बोल रहा था। उसके पास अभी कोई सबूत नहीं था। ये सिर्फ जावेद को फंसाने के लिए एक चाल थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जावेद उस रात ऐसी जगह जाने वाला है जहां असली चोरी का हर राज छुपा हुआ है। उस रात बाजार खत्म होते ही आयान चुपके से हवेली के पीछे वाले रास्ते पर छिप गया। उसे पूरा यकीन था कि जावेद आज जरूर कोई बड़ी गलती करेगा। अचानक हवेली का पिछला दरवाजा खुला। जावेद हाथ में एक लालटेन और कंधे पर बोरी लेकर बाहर निकला।
बिल्कुल वही हुआ जिसका मुझे इंतजार था। अयान दूर दूर से उसका पीछा करता रहा। जावेद गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास रुका। उसने जमीन पर पड़े बड़े पत्थर को जोर से खिसकाया। पत्थर के नीचे एक छोटा सा तहखाने का दरवाजा था। तो ये है इसका छुपा हुआ अड्डा। जावेद सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया। अयान भी धीरे से उसके पीछे उतरने लगा। तहखाने के अंदर पुरानी लकड़ी के संदूक रखे हुए थे। एक कोने में अनाज की बोरियां और दूसरे कोने में पैसों की गड्डियां रखी थी। बस 2 दिन और फिर हम ये सारा पैसा लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन अयान ने जो सबूत की बात की थी, वो झूठ बोल रहा था। उसके पास कुछ नहीं ये है। बात सुनकर अयान समझ गया कि उसकी चाल काम कर गई, लेकिन उसे अब असली सबूत चाहिए था। जब तीनों आदमी बात करने में लगे थे, अयान चुपके से एक संदूक के पास पहुंच गया। उसने संदूक खोला। अंदर चौधरी की हवेली की मोहर लगे हुए नोट, कुछ कागज और हिसाब की पुरानी डायरी रखी हुई थी। ये डायरी ही सबसे बड़ा सबूत हो सकती है। जैसे ही अयान डायरी उठाने लगा, उसके हाथ से एक पुराना लोहे का डिब्बा टकरा गया। थनन तीनों आदमी लालटेन लेकर अयान की तरफ दौड़ पड़े। अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अयान डायरी उठाकर सीढ़ियों की तरफ भागा। जावेद और उसके साथी उसके बिल्कुल पीछे थे। उसे पकड़ो। डायरी किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जानी चाहिए। अयान किसी तरह तहखाने से बाहर निकल आया, लेकिन भागते वक्त डायरी उसके हाथ से छूटकर बरगद के पास उगने वाली घनी झाड़ियों में गिर गई। अयान बिना डायरी उठाए अंधेरे का फायदा लेकर बच निकला। सुबह होते ही अयान ने सना और रहीम को पूरी बात बताई। मतलब असली सबूत अभी भी वही झाड़ियों में पड़ा है। हाँ, और अगर जावेद को वो डायरी मिल गई तो हमारे पास बेगुनाही साबित करने का कोई मौका नहीं बचेगा। तीनों ने फैसला किया कि सूरज निकलने से पहले ही वे बरगद के पास जाकर डायरी ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जावेद भी उसी डायरी को ढूंढने के लिए अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचने वाला था। सुबह का सूरज अभी निकला भी नहीं था। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन सना, रहीम और अयान चुपके से पुराने बरगद के पेड़ की तरफ निकल चुके थे। हमें जल्दी करनी होगी। अगर जावेद हमसे पहले पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। डायरी इसी झाड़ी के आसपास गिरी थी। ध्यान से ढूंढो। तीनों अलग अलग तरफ झाड़ियों में डायरी ढूंढने लगे। हर पत्ता उल्टा जा रहा था, हर पत्थर हटाया जा रहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। था। तभी दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी। छिप जाओ, कोई आ रहा है। तीनों एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गए। कुछ ही पल बाद जावेद अपने दोनों साथियों के साथ वहां पहुंच गया। डायरी इसी जगह कहीं गिरी थी। आज हर हाल में मिलनी चाहिए। मिल गई तो जला देंगे। ये बात सुनकर सना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जावेद और उसके साथी भी डायरी ढूंढने लगे। अब दोनों तरफ से तलाश चल रही थी। अचानक महक की आवाज सुनाई दी। आप ही? सना हैरान रह गई। महक चुपके से उनके पीछे पीछे आ गई थी। महक, तुम यहाँ क्यों आई? मैं अकेली घर में डर गई थी। महक की आवाज सुनकर जावेद तुरंत उस तरफ मुड़ गया। वहाँ कौन है? सब लोग भागते हुए झाड़ियों के पास पहुंच गए। इसी दौड़ भाग में महक का पैर एक पुराने लकड़ी के डिब्बे से टकरा गया। सना ने झुककर सूखे पत्ते हटाए। नीचे वही पुरानी हिसाब की डायरी पड़ी थी। मिल गई, डायरी मिल गई। ये देखते ही जावेद जोर से चिल्लाया। डायरी छीन लो। किसी भी कीमत पर वह उनके हाथ में नहीं रहनी चाहिए। जावेद के दोनों साथी सना की तरफ दौड़ पड़े। सना, डायरी लेकर भागो, मैं इन्हें रोकता हूँ। सना डायरी लेकर रहीम और महक के साथ गांव की तरफ भागने लगी। पीछे अयान अकेला जावेद और उसके दोनों साथियों का सामना कर रहा था। आज तुम बच नहीं पाओगे। अचानक एक साथी ने अयान को जोर से धक्का दिया। अयान जमीन पर गिर गया। जावेद ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। अब देखते हैं तुम हमारे खिलाफ गवाही कैसे दोगे। उधर सना डायरी लेकर गांव की तरफ दौड़ रही थी और इधर अयान जावेद के चंगुल में फंस चुका था। लेकिन सना को अभी तक ये पता नहीं था कि उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखी एक बात सिर्फ रहीम की बेगुनाही ही नहीं, बल्कि जावेद के साथ एक और बड़े आदमी का नाम भी खोलने वाली थी। सना पूरी ताकत से गांव की तरफ दौड़ रही थी। उसके हाथ में वह डायरी थी जिसके लिए जावेद अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार था। आप ही जल्दी चलो। रहीम बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे अयान की चिंता हो रही थी। तीनों सीधे गांव के पंचायत चौक पहुंच। सुबह होने की वजह से धीरे धीरे गांव वाले भी वहां जमा होने लगे। रहीम, इतनी सुबह सब ठीक तो है? चाचा, हमारे पास सबूत है। सना ने डायरी अपने हाथों में मजबूती से पकड़ रखी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। इस डायरी में असली चोर का सच लिखा है। इतने में चौधरी हमीद भी पंचायत चौक पहुंच गया। ये सब तमाशा क्या है? तमाशा नहीं, सच है। सना ने डायरी खोली। उसके पहले कई पन्ने अनाज और पासों के हिसाब से भरे हुए थे।
फिर वो आखिरी पन्ने तक पहुंची। यहाँ कुछ लिखा हुआ है। सना जोर जोर से पढ़ने लगी। इस साल हवेली के हिसाब से 50,000 रुपए अलग रखे गए। जावेद के कहने पर और बाद में ये पैसा गांव से बाहर भेजने का फैसला हुआ। पूरा गांव एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। तो मतलब रहीम ने चोरी नहीं की? झूठा इल्जाम लगाया गया था। इसी वक्त दूर से भागते हुए कदमों की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। अयान दौड़ता हुआ पंचायत की तरफ आ रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और हाथ पर चोट लगी हुई थी। रुको, डायरी का एक पन्ना और भी है। अयान ने डायरी के पिछले कवर के अंदर हाथ डाला। वहां एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज छिपा हुआ था। ये क्या है? शायद असली सबूत। अयान ने कागज खोला। उस पर कुछ नाम और रकम लिखी हुई थी। सबसे नीचे जावेद के हस्ताक्षर थे। लेकिन उस कागज की सबसे हैरान कर देने वाली बात कुछ और थी। जावेद के हस्ताक्षर के बिल्कुल नीचे एक दूसरा हस्ताक्षर भी था। सबकी नजरें उस कागज पर टिक गई। चौधरी हमीद का चेहरा पहली बार घबराहट से भर गया। क्या वह हस्ताक्षर किसी और आदमी का था या फिर इस साजिश में कोई और भी शामिल था? इस सवाल का जवाब पूरे गांव की तकदीर बदलने वाला था। पंचायत चौक में गहरा सन्नाटा छा गया था। सबकी नजरें उस छोटे से कागज पर टिकी हुई थी। अयान ने कागज को ध्यान से देखा। फिर उसने अपनी नजर सीधी चौधरी हमीद पर टिकाई। चाचा जान, ये हस्ताक्षर मुझे पहचान में आ रहा है। क्या ये आपका बकवास हस्ताक्षर कर रहे नहीं हो? है, लेकिन यह हस्ताक्षर उस आदमी का है जो हवेली का सारा हिसाब संभालता था। सब लोग हैरान होकर जावेद की तरफ देखने लगे। ये सब झूठ है। अयान ने डायरी का एक और पन्ना खोला। उसमें हर महीने का हिसाब लिखा हुआ था। कई जगह रकम काटी गई थी और नई रकम लिखी गई थी। देखिए, यहाँ असली हिसाब बदला गया है और ये लिखावट डायरी के बाकी पन्नों से अलग है। बिल्कुल सही कह रहा है। ये लिखावट जावेद की ही लग रही है। जावेद के चेहरे पर पसीना आ गया। उसके हाथ कांपने लगे। जावेद, बताओ, ये सब क्या है? मालिक, मैं जावेद कुछ बोल ही रहा था कि अचानक उसके दोनों साथी भीड़ देखकर भागने लगे। पकड़ो उन्हें। गांव के कुछ जवान तुरंत उनके पीछे भागे। कुछ ही देर में दोनों पकड़ लिए गए और पंचायत के सामने ले आए अब सच छिप नहीं सकता। गए। पंचायत के बुजुर्ग ने दोनों आदमियों से अलग अलग सवाल पूछने शुरू किए। सच बताओ, वरना पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। दोनों आदमी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। हम सच बताएंगे। ये सुनते ही जावेद जोर से चिल्लाया। चुप रहो, एक लफ्ज भी मत बोलना। नहीं, अब हम और झूठ नहीं बोलेंगे। रहीम बेगुनाह था। उसने कभी चोरी नहीं की। सारे पैसे जावेद ने ही छुपाए थे और इल्जाम रहीम पर लगवाया था। या अल्लाह, आखिर सच सामने आ ही गया। लेकिन तभी अयान ने डायरी का आखिरी पन्ना दोबारा देखा। उसकी नजर एक छोटी सी लायन पर पड़ी जिसे पहले किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा था। एक मिनट, यहाँ कुछ और भी लिखा है। अयान ने धीरे से वह पंक्ति पढ़ी और उसका चेहरा एकदम बदल गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। आखिर वह नाम किसका था? उस डायरी की आखिरी पंक्ति में लिखा था, जावेद ने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया, लेकिन उसके बाद का नाम किसी ने स्याही से मिटा दिया था। अब सवाल ये था, आखिर वह नाम किसका था और किसने उसे मिटा दिया? पंचायत चौक में हर तरफ खामोशी छा गई थी। सब लोग उस डायरी की आखिरी पंक्ति के बारे में सोच रहे थे। जावेद का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। जावेद, अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं। जो कुछ भी हुआ है सब सच बता दो। मैं सब बताऊंगा। पूरा गांव सांस रोककर उसकी बात सुनने लगा। कई सालों से मैं हवेली का हिसाब संभाल रहा था। शुरू में मैंने एक दो बार थोड़े पैसे निकाले, किसी को पता नहीं चला। फिर मेरी लालच बढ़ती गई। मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा छिपाने लगा। गांव वाले एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। जब 50,000 रुपए गायब हुए, मुझे डर लगने लगा कि कहीं पकड़ा न जाऊं। इसलिए मैंने इल्जाम रहीम पर लगा दिया। सिर्फ अपनी गलती छिपाने के लिए तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अयान डायरी लेकर पंचायत के पास गया। डायरी की आखिरी पंक्ति में नाम मिटा दिया गया था, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आ रहा है यह किसी और का नाम नहीं था। जावेद ने अपना ही नाम मिटाने की कोशिश की थी। रहीम, मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने तुम पर शक किया। मुझे माफ कर दो। मालिक, माफ करना आसान है, लेकिन जो दिन मेरी बेटियों ने भूखे गुजारे वह कभी वापस नहीं आएंगे।
ये बात सुनकर पूरा गांव खामोश हो गया। पंचायत का फैसला है, जावेद ने गांव के साथ धोखा किया है। उसे कानून के हवाले किया जाएगा और रहीम को बेगुनाह माना जाता है। गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगे। कई लोग रहीम के पास आए और उससे माफी मांगने लगे। अब्बू, अब कोई हमें चोर नहीं कहेगा ना? कभी नहीं बेटी, सच देर से जीतता है लेकिन जीतता जरूर है। पंचायत का फैसला सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जिस रहीम को कल तक लोग चोर कहते थे, आज वही इज्जत के साथ सबके बीच खड़ा था। चौधरी हमीद धीरे धीरे रहीम के पास आया। रहीम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। बिना पूरा सच जाने मैंने तुम्हारी इज्जत छीन ली। आज मैं सबके सामने अपनी गलती मानता हूँ। मालिक, इंसान से गलती हो जाती है। बस दुआ करता हूँ कि किसी और बेगुनाह के साथ कभी ऐसा ना हो। रहीम की बात सुनकर चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। आज से तुम फिर से हवेली के ईमानदार देखभाल करने वाले होगे और जो नुकसान तुम्हारे परिवार ने सहा है उसकी भरपाई मेरी जिम्मेदारी होगी। यह सुनकर गांव वाले तालियां बजाने लगे। अब्बू, अब हम फिर से मुस्कुरा सकते हैं। हाँ बेटी, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। आज से हमारे गांव में किसी पर बिना सबूत इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। हर फैसला पूरी जांच के बाद ही होगा। जावेद और उसके दोनों साथी कानूनी कार्रवाई का सामना करने लगे। उनकी लालच ने उनसे सब कुछ छीन लिया। नूरपुर गांव एक बार फिर से सुकून और खुशियों से भर गया था। झूठ कुछ समय के लिए सच को छिपा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ईमानदारी और सब्र का फल देर से जरूर मिलता है, मगर मिलता जरूर है।